एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, फाइनली जिस चीज़ का आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था, फाइनली वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। एंड दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को आपके 5th सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। सो गाइस, अभी आप लोगों के एग्ज़ाम में टाइम है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। एंड दोस्तों, बस मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। एंड यस गाइस, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। एंड दोस्तों, मैं आप लोगों को आपके 5th सेमेस्टर की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। सो दोस्तों, इस बार 5th सेमेस्टर के अंदर जो आप लोगों के पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थियोरीज। सो दोस्तों, इससे रिलेटेड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट से सबसे पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जिसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए, इसके अध्ययन के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को डेफिनेशन देनी है, डिफाइन करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, और इसकी जो वेरियस अप्रोचेज हैं उनके बारे में बताना है। यानी कि लोक प्रशासन की परिभाषा के बारे में आपको बताना है, प्लस इसके जो अध्ययन के विभिन्न उपागम हैं उनके बारे में आपको बताना है। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो गाइस, परिचय आप लोगों को कुछ इस तरीके से देना है कि लोक प्रशासन प्रशासन की एक अधिक व्यापक अवधारणा का ही एक पहलू है। इसीलिए लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम प्रशासन शब्द का अर्थ समझें। अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेटर दो शब्दों एड और मिनिस्टर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना या प्रबंधन करना। प्रशासन का शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक मामलों का प्रबंधन। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन लिखना है। बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन में बेसिक सी चीज़ें ही बतानी है जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन की हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ। लोक प्रशासन शब्द 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, विस्तृत अर्थ और संकीर्ण अर्थ। विस्तृत अर्थ में लोक प्रशासन में सरकार की 3 शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की गतिविधियां शामिल होती हैं। इस दृष्टिकोण को वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, फेफनर आदि ने अपनाया है। इसके विपरीत संकीर्ण अर्थ में लोक प्रशासन में सरकार की सिर्फ कार्यकारी शाखा की गतिविधियां ही शामिल होती हैं। इस दृष्टिकोण को साइमन, लूथर, ग्लुक, विलोबे आदि ने अपनाया है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ। बेसिकली जब हम लोक प्रशासन शब्द के अर्थ की बात करते हैं तो हमारे सामने 2 चीज़ें निकल कर आती हैं। पहला होता है इसका विस्तृत अर्थ और दूसरा होता है संकीर्ण अर्थ। विस्तृत अर्थ की हम जब बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोक प्रशासन के बारे में बहुत विस्तार से डिस्कस करते हैं। एंड इसके अंदर हम लोक प्रशासन की बेसिकली 3 शाखाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जब हम संकीर्ण अर्थ की बात करते हैं तो संकीर्ण अर्थ के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ लोक प्रशासन के अंदर कार्यकारी शाखा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि बेसिकली लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है और इसको कैसे समझा जा सकता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों कुछ फेमस थिंकर्स के नाम भी ऐड किए हैं। आप लोगों को इन थिंकर्स के नाम भी ज़रूर याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, जब भी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, आप लोगों को इन थिंकर्स के नेम्स को ज़रूर मेंशन करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम हमारी परिभाषाओं के बारे में, यानी कि डेफिनेशन के बारे में। वुड्रो विल्सन, लोक प्रशासन का काम कानून को से विस्तृत व्यवस्थित रूप से लागू करना है। कानून लागू करने के प्रत्येक कार्यवाही प्रशासन की ही एक गतिविधि है।
तो दोस्तों वुड्रो विल्सन ने इस तरीके से लोक प्रशासन की डेफिनेशन दी है, आपको इन डेफिनेशंस को ज़रूर ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एल.डी. वाइट। लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना है। तो दोस्तों ये सेकेंड डेफिनेशन हमारी हो गई, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है लूथर ग्लुग। लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह हिस्सा है जिसका सरोकार सरकार और इस तरह कार्यकारी शाखा से होता है जहां सरकार के काम होते हैं। हालांकि प्रत्यक्षता विधायिका और न्याय शाखाओं के साथ इसके संबंध में समस्या है। तो दोस्तों ये आप लोगों को थर्ड डेफिनेशन भी ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है साइमन के अनुसार। आमतौर पर लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्रीय, प्रांतों और स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियां। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में ये 4 डेफिनेशन मैंने आपको बताई हैं, ये चारों डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। तो गाइज इस तरीके से आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपको अर्थ बताना है एंड फिर आपको डेफिनेशन देनी है। सो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोक प्रशासन के विभिन्न उपागमों के बारे में। सबसे पहला हमारा पॉइंट है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम के सिद्धांतकारों का मानना है कि इतिहास का ज्ञान नई विंडो में खुलता है। किसी भी क्षेत्र के गहन अध्ययन के लिए ये आवश्यक है कि ऐतिहासिक उपागमों ने प्रशासनिक संस्थाओं को उनके अतीत के आलोक में समझने की कोशिश की है। ये एक विशेष समय अवधि के भीतर उनके विकास का पता लगाकर प्रशासनिक संस्थाओं का विश्लेषण करता है। इसीलिए ये दृष्टिकोण प्रशासनिक संस्थानों से संबंधित सूचनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित और व्याख्या करता है। लोक प्रशासन के अध्ययन के पिता वुड्रो विल्सन इस नई विंडो को खोलते हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक पद्धति को 2 सबसे उपयुक्त तरीकों में से एक के रूप में माना जाता है। वास्तव में इस दृष्टिकोण को अपनाकर काफ़ी बड़ी संख्या में प्रशासनिक संस्थानों को उनके अतीत के प्रकाश में समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए नाइजीरिया की उत्पत्ति उसके विकास के चरणों में जाए बिना एक इकाई में उसके निर्माण को समझना काफ़ी कठिन है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा ऐतिहासिक उपागम। बेसिकली दोस्तों ऐतिहासिक उपागम की बात करें तो इतिहासकार मानते हैं कि जब भी हम लोक प्रशासन के अंदर कुछ संस्थानों की बात करते हैं तो उन संस्थानों के अतीत के बारे में जब तक हम लोग पता नहीं लगाएंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये जो संस्थान है, जैसे कि अगर हम बात करें न्यायपालिका की, तो इसका जो अतीत है वो क्या है, तो जब तक हम लोग अतीत की बात नहीं करेंगे तब तक हमें वर्तमान की चीज़ों के बारे में उनको समझने में डिफ़िकल्टी होगी। इसीलिए ऐतिहासिक उपागम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और जब भी हमें किसी भी चीज़ का काल अनुक्रम क्रमिक तौर पे किसी चीज़ को व्यवस्थित करना होता है तो हम ऐतिहासिक उपागम का यूज़ करते हैं। एंड वुड्रो विल्सन जो हैं वो ऐतिहासिक उपागम को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे चीज़ों को मेंशन किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कानूनी उपागम। कानूनी उपागम का दूसरा नाम न्यायिक उपागम है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों ने लोक प्रशासन का अध्ययन कानूनी तौर तरीकों से करने की मांग की है। कानून के हिस्से के रूप में और औपचारिक कानूनी संरचनाओं और सार्वजनिक निकायों के संगठन पर ध्यान केंद्रित करना ही इस उपागम का मुख्य कार्य है। कानूनी उपागम की प्रधानता शक्ति से संबंधित है। इसकी संरचना और कार्य ये कार्यालयों के औपचारिक संगठन, आधिकारिक कर्तव्यों, शक्ति की सीमाओं और प्रशासकों के विवेकाधीन अधिकार पर जोर देता है। इसके स्रोत सामग्री में संविधान, कानून के कोड, नियमों और विनियमों के कार्यालय, नियमावली और न्यायिक निर्णय शामिल हैं। कुछ यूरोपीय देशों, उदाहरण के लिए जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस, विशेष रूप से लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए कानूनी उपागम को नियोजित करने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया ऐतिहासिक उपागम एंड अब हम बात कर रहे हैं हमारे कानूनी उपागम के बारे में। बेसिकली दोस्तों कानूनी उपागम की बात जब भी की जाती है तो जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब भी हम किसी चीज़ को लागू करते हैं तो
कानूनी तौर पे उसकी क्या प्रोसीजर होता है, या फिर जब हम लोक प्रशासन के अंदर किसी संस्थान की बात करते हैं तो कानूनी तौर पे वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ है, उसके क्या कार्य हैं, ये सारी चीज़ें हम कानूनी उपागम के अंदर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पे आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। दोस्तों कानूनी उपागम को न्यायिक उपागम भी कहा जाता है, तो आप लोगों को ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दार्शनिक उपागम। तो दोस्तों दार्शनिक उपागम के अंदर क्या बताया गया है? दार्शनिक उपागम एक व्यापक श्रेणी के साथ आता है क्योंकि ये प्रशासनिक गतिविधियों के सभी पहलुओं को अपने दायरे में लेता है और उन गतिविधियों के अंतर्गत आदर्शों को प्रतिपादित करता है। ये प्रशासनिक गतिविधियों में मानव व्यवहार के युक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। दार्शनिक उपागम को सबसे पुराना उपागम कहा जाता है। सो दोस्तों दार्शनिक उपागम हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। आप लोगों को इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखना है। बेसिकली गाइस दार्शनिक उपागम की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं और ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि लोक प्रशासन है उसके सभी पहलुओं को अपने दायरे के अंदर लेता है और ये सबसे पुराना उपागम माना जाता है। सो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केस विधि उपागम। केस विधि उपागम के विकसित होने की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से 1930 के दशक में हुई है। ये बताता है कि प्रशासन के क्षेत्र में अतीत में वास्तव में क्या हुआ। एक लोक प्रशासक द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए विशिष्ट घटनाओं का विस्तृत विवरण देकर। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन में केस विधि उपागम उन घटनाओं का वर्णन है जो एक प्रशासक के निर्णय का गठन करती हैं। केस विधि उपागम व्यवस्थापक के निर्णय लेने के व्यवहार और इस तरह के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर व्यक्तिगत, कानूनी और संस्थागत के रूप में विभिन्न कारकों के प्रभाव पर जोर देता है। ये निर्णय लेने वालों के अनुभाजन व्यवहार और लोक प्रशासन में निर्णय लेने की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए ये एक उपागम बहुत ही उपयोगी है, इसलिए ये यथार्थवादी है। लेकिन इस उपागम का नुकसान ये है कि ये उपागम केवल उन निर्णय समस्याओं से संबंधित है जिनमें तकनीकी मुद्दों के बजाय नीति शामिल है। ये लोक प्रशासन के वैचारिक ज्ञान और सिद्धांतों को प्रदान करने की अपनी क्षमता में भी सीमित है। अपनी सीमाओं के बावजूद केस विधि उपागम लोक प्रशासन के अध्ययन और शिक्षण में एक सुसंगत विशेषता माना जाता है। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है केस विधि उपागम। तो दोस्तों केस विधि उपागम का जो विकास हुआ है वो 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। ये पॉइंट आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली गाइस केस विधि उपागम में हम किसी पुराने केस के ज़रिए यानी कि किसी पुरानी अतीत की घटना में वास्तव में क्या हुआ ये बताने की कोशिश करते हैं। और जब हमारा एक लोक प्रशासक द्वारा यानी कि जो हमारा एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो एक पर्सन होता है, वो जो निर्णय लेता है उसके निर्णय लेने में कौन सी घटनाओं का योगदान रहता है या कौन सी घटना उसके निर्णयों को प्रभावित करती हैं, इसके बारे में हमारा केस विधि उपागम हमें बताता है। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को अच्छे से समझना है। बेसिकली केस विधि उपागम के अंदर जो हमारा निर्णय लेने वाला पर्सन होता है उसके निर्णय पर व्यक्तिगत, कानूनी, संस्थागत क्या क्या विभिन्न कारक होते हैं उसके ऊपर केस विधि उपागम जोर देता है। सो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ ये भी बताया गया है कि केस विधि उपागम के अंदर थोड़ी सी जो कमियां भी हैं वो ये है कि ये सिर्फ उन मुद्दों को लेता है जिनके अंदर नीति शामिल होती है। ये तकनीकी मुद्दों के बारे में बात नहीं करता है और ये काफ़ी हद तक सीमित है। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। सो गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यांत्रिक या प्रबंधकीय उपागम। सो दोस्तों ये एक और हमारा उपागम है जिससे हम लोक प्रशासन के बारे में जानेंगे। लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए ये सबसे प्रारंभिक उपागम है। इसके मुख्य अधिवक्ता लियोनो डी वाइट
हैं और विलियम एफ विलोबे, फेरिट, डब्ल्यू टेलर और रिचर्ड वार्नर हैं। इन सिद्धांतकारों ने विचार विमर्श किया और लोक प्रशासन में दक्षता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। टेलर विशेष रूप से मानते हैं कि दक्षता की समस्या निजी उद्योग और लोक प्रशासन में समान थी और इस विचार की वकालत करते हैं कि संगठन के सिद्धांत प्रशासन के सभी पहलुओं के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। उनका संकल्प विभिन्न कार्य विधियों और प्रक्रियाओं के साथ प्रयोग करना और अंत में उन्हें अपनाना था जो सबसे कुशल साबित हो। वे यांत्रिक दक्षता से संबंधित थे और लोक प्रशासन को विशुद्ध रूप से तकनीकी और गैर राजनीतिक संगठनों के रूप में देखते थे जो चीज़ों को प्रभावी ढंग से करने से संबंधित थे। यांत्रिक उपागम का मूल विचार यह है कि प्रशासन एक यांत्रिक संगठन है और हम कुछ सिद्धांतों का पता लगा सकते हैं जो संगठन को कुशलता से कार्य कराएगा। उनके दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन के मूल्य पैमानों में दक्षता मुख्य रूप से एक स्वयं सिद्धि है। इसीलिए यांत्रिक दृष्टिकोण को दक्षता उन्मुख उपागम या वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम भी कहा जा सकता है, जिसमें थोड़ा अंतर होता है। सो बेसिकली गाइस, जब हम बात करते हैं यांत्रिक उपागम या फिर प्रबंधकीय उपागम की, तो प्रबंधकीय उपागम के अंदर ये कहा जाता है कि हमें लोक प्रशासन को एक इस तरीके से समझना चाहिए कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट टाइप से है जिसको हमें सही से चलाना है। यानी कि हमें इसको बेसिकली इस तरीके से समझना चाहिए कि ये एक यांत्रिक संगठन है जिसके नए नए सिद्धांतों को पता लगाना है हमें, जिससे कि ये अच्छी तरीके से कार्य कर सके। तो दोस्तों, आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है। बेसिकली इसके अंदर साइंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इस उपागम के अंदर, इसलिए इस उपागम को वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सारे पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहार उपागम। व्यवहार उपागम को सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम भी कहा जाता है। मूल रूप से विविध सामाजिक सेटिंग में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन के साथ संबंध है। ये उपागम पारंपरिक उपागम के खिलाफ आलोचना से विकसित हुआ है, जिसमें मूल्यों के बजाय वर्णनात्मक विश्लेषण पर जोर दिया गया था। जेम्स फिलर के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं को व्यवहार उपागम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें से हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, इसमें वास्तविक व्यवहार का अध्ययन शामिल है। आमतौर पर व्यक्ति को विश्लेषण की पसंदीदा इकाई के रूप में लिया जाता है। ये फोकस में बहुआयामी है। ये वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रयोग में कठोरता का आह्वान करता है। ये नुस्खों को प्रतिबंधित करता है, अर्थात ये मुख्य रूप से आशा में वर्णनात्मक है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवहारवाद 1930 के दशक में मानव संबंध आंदोलन के साथ शुरू हुआ और बाद में चैटर इरविन वायनाड द्वारा लोकप्रिय किया गया। हॉर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन और दूसरे। साइमन ने तर्क दिया कि प्रशासनिक व्यवहार विज्ञान आंदोलन का हिस्सा है और विभिन्न विषयों की विषय वस्तु में एकमात्र अंतर है। उन्होंने कहा, इससे पहले कि कोई विज्ञान सिद्धांतों को विकसित कर सके, उसके पास अवधारणा होनी चाहिए। हालांकि लोक प्रशासन के सिद्धांतकारों की आलोचनात्मक जांच के बाद था। अपनी पुस्तक प्रशासनिक व्यवहार में साइमन ने पारंपरिक दृष्टिकोण को खारिज कर दिया और माना कि लोक प्रशासन को संगठन में मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित होना चाहिए। व्यवहारवादियों ने देखा कि प्रशासन का आचरण मानवीय भावनाओं, अवधारणाओं और वातावरण से बहुत प्रभावी होता है जिसमें प्रशासन संचालित होता है। ये प्रकृति में अंतर विषय है क्योंकि ये समाजशास्त्र और मनोविज्ञान पर आधारित है। सो दोस्तों, ये हमारा लास्ट पॉइंट है जिसके अंदर हमने ये व्यवहारवादी उपागम के बारे में बात की। सो दोस्तों, बेसिकली व्यवहार उपागम के अंदर बात की जाती है एक ह्यूमन बिहेवियर की। जब हम बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें की जा रही हैं, वो एक सही तरीके से एक सही वे में हो, जिससे कि लोगों का जो बिहेवियर है वो उसके अनुरूप हो, ना कि उसके खिलाफ हो। तो
व्यवहारवादी उपागम को आप लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली गाइज ये परंपरागत उपागम के खिलाफ जब आलोचना की गई, तो जब इस व्यवहार उपागम का जन्म हुआ, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उपागम है। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे मेंशन किया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा आंसर फिनिश होता है। लास्ट में आप लोगों को एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है, जो कि आप लोगों का होमवर्क है। अगर आप लोगों से निष्कर्ष नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको निष्कर्ष प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ट्राई करना है कि आप निष्कर्ष खुद से लिख सकें, जिससे कि आपके माइंड के अंदर ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड येस गाइस, वंस अगेन अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।